नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 10 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं ये आपका खासकर यूपी पीसीएस, इसके साथ साथ में आरओ और इसके साथ साथ में अन्य जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है उनके लिए करंट अफेयर्स हमारा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ में जितने वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है और कुछ एक प्रश्न जो होते हैं वो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रश्नों को किस ढंग से देखते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों की पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है एग्जाम में, आपको उसकी कितनी एनालिसिस है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो हम डेली कराते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उसको आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लिया करिएगा। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप लोग स्टैटिक पोर्शन के साथ डायनेमिक को कोरिलेट करके करिएगा या डायनेमिक पोर्शन के साथ में स्टैटिक पोर्शन को कोरिलेट करिएगा। जैसे आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो हमारा है उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको जो है आप अपने जीएस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूपी पीसीएस या अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा होती है वहां पर इस करंट अफेयर्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करिएगा, उन प्रश्नों को भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के हुए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आप लोगों के प्रश्न पूछा था और कहा था कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कुछ लोगों ने दिया था। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, 1963, 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है। पहला करंट अफेयर्स क्या है हमारा, पहला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए रवाना हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उनका स्वागत किया गया है, यानी कि कहां पर वो पहुंचे जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, या फिर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए भारत की तरफ से रवाना किए गए हैं और कहां पर स्वागत किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंगापुर में। अब यहां पर इस पॉइंट को एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका करंट का न्यूज है ये आपके आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। तो सिंगापुर और जो है क्या कहते हैं आपके भारत के जो नौसेना के बीच में जो भी चीजें चल रही हैं इनमें काफी सामंजस्य स्थापित हो रहा है और इससे दक्षिण चीन सागर में जो है भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। और आपको पता होगा कि जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ दक्षिण चीन सागर में जब भारत की उपस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं चीन जो है थोड़ा सा दबाव में आएगा और कई अन्य मुद्दे दक्षिण चीन सागर को लेकर के भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्व हैं। तो इस पॉइंट को दक्षिण चीन सागर की महत्ता भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको रेडी कर लेनी है, आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर में इसका स्वागत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 पोत, अब 3 पोतों के नाम याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आईएनएस दिल्ली, दूसरा आईएनएस शक्ति और तीसरा आईएनएस किल्तन दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए सिंगापुर पहुंचे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में घुमा के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोत अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर के में तैनाती के लिए जो है भारत की तरफ से रवाना किया गया था। तो तीनों पोतों के आपके नाम याद रखने होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मिस्टर पुतिन जो है अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और जो है इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो वर्ष 2024 तक कुल कितने बार के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि वर्ष 2024 जो भी चल रहा है इसमें ये कितने बार तक कुल जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कितने बार। तो ये आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 3री बार, या ऑप्शन नंबर बी 4थी बार, या ऑप्शन नंबर सी 5वीं बार, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2री बार। तो अभी हाल ही में
रूस के राष्ट्रपति जो है दोबारा चुने गए हैं, यानी कि पुतिन जो हैं वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हो गए हैं अब ये अपने कार्यकाल के अनुसार? तो ये 5वें नंबर के हो गए हैं, यानी कि 5वीं बार ये व्लादिमीर पुतिन जो है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। आपके एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी कि 5वां। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्लादिमीर पुतिन को वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद की 5वीं बार उन्होंने क्या ली? शपथ ली है। इसके पहले वो 4 बार ऑलरेडी जो है राष्ट्रपति रह चुके थे। कब कब रह चुके थे यहां देखिए पॉइंट में। इसके पहले वर्ष 2000, 2004, 2012 और 2018 में राष्ट्रपति पद वो संभाल चुके हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ष 2024 से पहले माननीय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी जो है कब कब राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आपको ये जो सन दिए गए हैं इनको आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? रेडी कर लेना है। इसके अलावा वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया था, यानी कि लगातार आप 2 कार्यकाल तक के बाद जो है आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रूस के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसके पहले आई थिंक शायद 2011 एग्जैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, शायद 2011 तक जो है कार्यकाल 4 वर्ष का था, फिर जो है ये 6 वर्ष का हो गया था। इस पॉइंट को एक बार आप प्लीज आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 4 साल का कब तक था। ठीक है, तो पहले 4 साल का था कार्यकाल और अब जो है रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया है? 6 वर्ष का हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कमेंट तो करिएगा बाद में लास्ट में, लेकिन बताइए या सोचिए दिमाग में कि इसके ऑप्शन जो दे हैं, ए 8 मई या बी 9 मई, सी 8 अप्रैल या फिर डी 9 अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस क्या है? मनाया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब मनाया गया है? 8 मई को। और थैलेसीमिया के बारे में जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न जीएस में ही पूछ सकता है कि थैलेसीमिया क्या होता है। ठीक है, और इसके रोगों के बारे में अन्य जानकारी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। कि व्याख्या में क्या है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि क्या है? ये जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, क्या है? जेनेटिक डिजीज है जो कि माता पिता से बच्चों में फैलती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इस बीमारी में मरीज में ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है। और कई बार क्या होता है कि खून की कमी के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन भी कम बनता है और हीमोग्लोबिन के कम बनने के कारण जो है क्या होता है? मरीज जो होता है, जो पेशेंट होता है, उसमें एनीमिया नामक डिजीज भी होने लगती आती है। तो एक चीज की कमी होती है और कई अन्य और डिजीज जो है इसमें हो जाती हैं। और बच्चों में इसमें क्या होता है कि कई बार जो है बार बार जो है कई वर्षों तक ब्लड चढ़ाने की इसमें नीड होती रहती है और कई बार जो है बच्चे इससे एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी थैलेसीमिया में आती है, ध्यान रखिएगा। भारत में इसको लेकर के काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं थैलेसीमिया को लेकर के। ठीक है, चलिए पॉइंट क्या दे रखा है कि इस बीमारी में मरीज में खून की कमी बहुत ज्यादा होने लगती है। खून की कमी के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचबी बोलते हैं। अब बात हीमोग्लोबिन की आई है तो आज आपका टास्क है कि हीमोग्लोबिन टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक मनुष्य में यानी कि एक फीमेल और मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं और इसका जो रंग लाल होता है किस कारण होता है, ये आपका टास्क है। हालांकि आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर आप भूल गए हो रिवीजन के लिए हीमोग्लोबिन नामक टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिस कारण क्या होता है? एनीमिया का भी शिकार हो जाता है। आपका टास्क एनीमिया के बारे में भी कि आप लोग एनीमिया के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि जब इस प्रकार की कोई भी व्याख्या पढ़ा करिए आप लोग, तो व्याख्या पढ़ते समय जो भी शब्द उसमें दिए रहते हैं उन शब्दों पर आपकी जबरदस्त तरीके से पकड़ होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, इस तरीके से अगर आप जीएस को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो जो भी शब्द बीच में आया करें उन शब्दों की जानकारी आपको होनी आवश्यक है। ठीक है, तो एनीमिया के बारे में पढ़ लीजिएगा और हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है विश्व थैलेसीमिया जो दिवस हुआ है
उसकी थीम क्या है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थीम की अगर हम लोग बात करते हैं, थीम क्या है देखते हैं हम लोग। थीम है कि जीवन को सशक्त बनाना, ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, प्रगति को गले लगाना। उसके बाद सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। ये वर्ष 2024 यानी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 की क्या है, थीम है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि थीम को आप लोग जरूर रेडी किया करिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर जो है लोगों में थैलेसीमिया के प्रति जो है जागरूक करना और समझाना कि दरअसल ये बीमारी क्या होती है, इससे किस प्रकार से बचाव करना होता है, इसका उद्देश्य है। अब अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो भारत में थैलेसीमिया के करीब 1 लाख मरीज हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग वार्षिक स्तर पर देखें तो भारत में प्रति वर्ष जो है करीब करीब 10,000 नए मरीज सामने आते हैं। ये पॉइंट यहां पर नोट डाउन किया गया है। अब ये सब पॉइंट जो है आप लोग मुख्य परीक्षा में जब प्रश्न अगर इसे से समझ आएगा तो इन पॉइंट्स को आप वहां पर अच्छी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में जीएसटी 80। जीएसटी 80 इसका मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे जीएसटी और 80 मतलब अपीलीय जो है ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाल ही में जीएसटी 80 के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, चर्चाओं में रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पता होगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए संजय मिश्रा, या फिर ऑप्शन नंबर बी पंकज मिश्रा, या फिर ऑप्शन नंबर सी विपिन सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी विपुल विष्ट। इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी हाल ही में जीएसटी 80 के नए अध्यक्ष के रूप में संजय मिश्रा को जो है नियुक्ति दी गई है। और इनको शपथ किसने दिलवाया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो व्याख्या में क्या है कि हाल ही में जीएसटी 80 के नए यानी कि पहले अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, पहले अध्यक्ष के रूप में संजय मिश्रा को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और उन्हें पद की शपथ किसने दिलाई है, निर्मला सीतारमण जी ने उनको पद की शपथ दिलाई है। इसके अलावा अब हम लोग अगर बात करते हैं कि दरअसल जो जीएसटी 80 होता है यानी कि जो जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल जो होता है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, आपसे परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो देखते हैं हम लोग। तो जीएसटी 80 केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक क्या है, अपीलीय प्राधिकरण है, ध्यान रखिएगा। और जीएसटी 80 क्या करता है, जीएसटी 80 जीएसटी से संबंधित कोई भी विवाद अगर होता है तो उससे संबंधित विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है। कौन करता है, जीएसटी 80 करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी जो है अपीलीय ट्रिब्यूनल यानी कि प्राधिकरण, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर ऑलरेडी वही पॉइंट मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जीएसटी के बारे में। अक्सर जो है ये जीएसटी आपके प्री और प्लस मेंस दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। खासकर आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जीएसटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला क्या है, एक मूल्य वर्धित कर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह दरअसल क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। कई बार आपसे परीक्षा में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्सेस है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी कि कौन सा प्रत्यक्ष और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शंस आपसे दे देता है और पूछ लेता है। तो आज दूसरा टास्क आपका क्या है कि आप लोग अप्रत्यक्ष कर के बारे में यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक, डायरेक्ट टैक्स, साथ साथ में जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनके बारे में जो है आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, जैसा मैं आपको बताता चलता हूं। आप बस डे टू डे क्या करिएगा, चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा थोड़ा सा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसे यानी कि जीएसटी को 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहां से प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा पूछा है, फिर से जो है इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये 101, 103, 102 दे देगा, 104 दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा है और आगे भी पूछे जाने की यहां से संभावना बनी हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज निर्माण में देश के भीतर तैयार की गई सामग्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी समुद्री वर्गीकृत इस्पात के लिए निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया है, यानी कि हस्ताक्षर किया है? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंदल एंड पावर के साथ में अभी हाल ही में जो है भारतीय तटरक्षक बल ने क्या किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं जरा। चलिए व्याख्या देखिए कि भारतीय तटरक्षक बल और जिंदल स्टील एंड पावर, ध्यान रखिएगा, ने 7 मई 2024, डेट याद रखिएगा, 7 मई 2024 को जहाज निर्माण में देश के भीतर तैयार की गई सामग्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुद्री वर्गीकृत इस्पात की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली, स्थान याद रखिएगा, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। कब किया है? 7 मई 2024 को किया है। किसके साथ में किया है? जिंदल स्टील एंड पावर के साथ में। किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। ठीक, तो भारतीय तटरक्षक बल, जिंदल स्टील एंड पावर, ये आपके डेट और स्थान आपको याद रखना है। 3-4 पॉइंट आपको यहां से निकालेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV FWD-200B का अनावरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, या ऑप्शन नंबर बी इंदौर, या ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगलुरु में जो है इसका क्या किया गया है, अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में, चलिए, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी, ध्यान रखिएगा पॉइंट, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में किया गया है। इसे भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके परीक्षा में। तो कंपनी कौन सी है? फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए क्या है? कंपनी का नाम आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा जो है इसको जो है बनाया गया है। तो क्या है कंपनी का नाम? फ्लाइंग वेज डिफेंस। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी जो अधिकतम गति है कितनी है? 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है ये इसकी गति? 370 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटे, ये देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी हाल ही में निम्नलिखित में से कहां पर संविधान पार्क का अनावरण किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुणे में इसका अनावरण किया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में, या फिर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। आपको बताना है कि अभी हाल ही में संविधान पार्क का अनावरण जो है कहां पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए निश्चित तौर पर क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पुणे से इसका सही हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। और एक बात, दूसरी इसमें बात आपको और महत्वपूर्ण बता दूं कि जो पहला जो संविधान पार्क था, पहला, ठीक है, ये जो है राजस्थान के, कहां पर? राजस्थान के जयपुर में बनाया गया था। ठीक है, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में पहला संविधान पार्क भी पूछ ले, तो तुरंत आपको उत्तर देना है राजस्थान के जयपुर में जो है पहला संविधान पार्क बनाया गया था। ठीक है, चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में संविधान पार्क का अनावरण किया गया है और भारत का पहला संविधान पार्क राजस्थान जयपुर में बनाया गया था। ठीक है, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला है? क्योंकि
अभी हाल ही में इसकी डेट थी तो इसको मेंशन कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 6 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी 9 मई 1540, या फिर ऑप्शन नंबर सी 9 जून 1555, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आई थिंक आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएस से क्या है, ये संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला 9 मई 1540। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या है कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम है। और साथ ही साथ में जो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि 18 जून 1576, डेट तुरंत नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न पूछता है कि 18 जून 1576 को उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जीएस में कई बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसके अलावा उसी युद्ध में अकबर के खास सेना नायक बहलोल खान को उन्होंने क्या किया था, घोड़े सहित उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में 2 टुकड़ों में बांट दिया था, 2 टुकड़ों में काट दिया था। बहुत बड़ी वीर गाथा के रूप में इसको जो है याद किया जाता है। ठीक है, और उन्होंने अकबर की जो है क्या कहते हैं, अकबर के उनकी सिद्धांत को उन्होंने नहीं फॉलो किया था, और उन्होंने हमेशा स्वतंत्र रहना सीखा, और उन्होंने हमेशा जो है स्वतंत्रता को ही स्वीकार किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। बचपन में प्रश्न यहां से पूछता था। ठीक है, अब तो नहीं पूछेगा लेकिन पहले पूछता था। इसके अलावा यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से बन सकता है प्रश्न कि कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता नाम से कविता भी लिखी है, यानी कि जो इनका जो घोड़ा था चेतक, जो कि जिसकी समाधि स्थल भी बनाई गई है और जिस पर बहुत सारी गाथाएं भी गाई जाती हैं, बताई जाती हैं उनके बारे में। तो इन्हीं चेतक के ऊपर जो है जो घोड़ा था इनका महाराणा प्रताप का, इनके ऊपर जो कवि एक हैं श्याम नारायण पांडे, इन्होंने चेतक की वीरता नामक कविता इन पर लिखी है। तो प्रश्न आपके जीएस में पूछ सकता है कि इस कविता के लेखक कौन है, आपको तुरंत उत्तर देना है श्याम नारायण पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी बरेली। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कोलकाता में जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। व्याख्या देखते हैं हम लोग जरा इसकी। तो 9 मई, यानी कि कल था 9 मई, तो 9 मई 1861 को कोलकाता में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट करिएगा कि वर्ष 1914 में जॉर्ज पंचम के द्वारा उन्हें नाइटहुड की पदवी प्रदान की गई थी, यानी कि उन्हें सम्मानित किया गया था। तो यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कई बार, तो ये सन याद कर लीजिएगा कि कब, 1914 में, और किसके द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। लेकिन साथ ही साथ में क्या हुआ था कि 1999 में, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है क्या किया था, छोड़ दिया था, यानी कि उन्होंने उस उपाधि को क्या किया था, वापस कर दिया था। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की होती है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यह आपका टास्क है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके पीछे क्या कारण थे, और साथ साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात है तो रोलेट एक्ट जो था उसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। रोलेट एक्ट, सॉरी क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ लेना है रोलेट एक्ट। ठीक है, ये जो आज मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज आप लोग रेडी जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ आप इन पॉइंट्स को करते जाएंगे, यकीन मानिएगा कि 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस जैसा जैसा और जो जो पॉइंट्स मैं आपसे कहता रहता हूं, उन पॉइंट्स को आप एक कॉपी पर नोट डाउन करते हुए उनको रेडी जरूर कर लिया करिएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि करंट के टॉपिक भी रेडी होते चलेंगे और करंट के साथ साथ में आपका जो जीएस का पोर्शन है उसका भी आपको रिविजन होता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। इसका उत्तर दरअसल आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है, नहीं पता होगा वीडियो को दोबारा से जो है देखिएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो आप इंटरनेट पर सीधे सर्च करके इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन वो क्या है
रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और डेली 8 बजे मेरे साथ आप करंट अफेयर्स को जरूर करिएगा, और इसके साथ साथ में जो है जीएस के जितने प्रश्न होते हैं उनको भी करते चलिएगा। यकीन रखिएगा कि 1 महीना अगर आपने मेरे साथ तैयारी कर ली, आपको अंतर जो है दिखना शुरू हो जाएगा आपकी तैयारी में। बस लगातार भरोसा करते हुए मेरे साथ आप बने रहिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक नए करंट अफेयर्स सीरीज के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।